जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इरादे मजबूत करो बेटा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री पर बहुत सारी चर्चा करेंगे और ये क्लासें आपके लिए लगातार चलती रहेंगी। तो आप हमारी बस इतनी सी हेल्प करिएगा कि वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। और अपने अंदर भी एक हौसला रखिएगा। याद रखिएगा, अंदाजा ताकत का आप लगा सकते हैं लेकिन हौसलों का नहीं, तो इसलिए हौसलों को बुलंद रखिएगा, ठीक है। आज हम इसी चीज पर और चर्चा भी करेंगे, आपको कुछ पॉइंट ऐसे भी बताएंगे जो आपको पढ़ाई की तरफ ज्यादा आकर्षित करें, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला पॉइंट यह आता है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया होगा, यह हिस्ट्री किसने पहले लिखी होगी, यह हिस्ट्री पर किताब किसने पहले लिखी है। तो कुछ मोटे मोटे तौर पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस की एक पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी हेरोडोटस द्वारा। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जिस युद्ध को आधार मानकर लिखी गई थी उस युद्ध का नाम था पेलिपोलेनियस। पेलिपोलेनियस के युद्ध के बारे में हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने लिखा और उस पुस्तक में सबसे पहले हिस्टोरिया नाम का शब्द का प्रयोग किया। हिस्टोरिया, यहाँ पे आप इस पर चर्चा ध्यान देंगे। हिस्टोरिया एक शब्द है, हिस्टोरिया ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आप सभी समझ रहे हैं, ग्रीक यानी यूनानी। इसी हिस्टोरिया को अंग्रेजी में रूपांतरण करके हिस्ट्री कहा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो हिस्टोरिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे बना है, जिससे रूपांतरण हुआ है अंग्रेजी में हिस्ट्री का। इतिहास की अगर बात करें, हिंदी में अगर बात करें इतिहास, तो इतिहास का मोटे तौर पर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इति प्लस हास आता है। इति प्लस हास, इति का मतलब होता है अतीत और हास का मतलब होता है अध्ययन। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है और ये नॉर्मल डेफिनेशन भी आप पढ़ते भी होंगे और आपने किताब में पढ़ी भी होगी। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, लेकिन मैं इससे अलग हटकर आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताया कि हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किस बुक में किया गया था, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी, हेरोडोटस के, ठीक है। हेरोडोटस एक इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे, याद रखेंगे। इन्होंने काफी सारी इस बुक में काफी सारी चीजों का चर्चाओं के बारे में लिखा है। इन्होंने पेड़ पौधों के बारे में लिखा है, इन्होंने एक युद्ध पेलिपोलेनियस के युद्ध के बारे में चर्चा की है। तो इसी तरह से इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। लेकिन इतिहास का पिता कहने के संबंध में सबसे पहले ये विचार किसने दिया कि हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाए। तो देखिए, 16वीं शताब्दी की अगर बात करें, 16वीं शताब्दी में रोमन में एक इतिहासकार हुए। रोमन में एक इतिहासकार हुए, उनका नाम था सिसरो। सिसरो ने पाया कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले युद्ध का वर्णन किया है, यानी अगर हम इतिहास को भी देखते हैं, युद्धों का वर्णन, किसी चीज का वर्णन, यानी जितनी भी चीजें हैं, जो वस्तुएं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सबका वर्णन इतिहास ही तो कहलाता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने पाया, सिसरो ने पाया कि पहले ही जिस व्यक्ति ने किया है वही क्या है, इतिहास का जनक है, यानी इतिहास का पिता है। तो सिसरो के अनुसार सभी ने इनको माना इतिहास का पिता, ठीक है। ये 16वीं शताब्दी की बात है। कौन दे रहा है इतिहास के पिता की संज्ञा हेरोडोटस को, कौन दे रहा है, सिसरो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इतिहास की यहाँ पे कोई परिभाषा विकसित नहीं हुई है, इतिहास की कोई परिभाषा नहीं आई है। अब अगर बात करें कि इतिहास की परिभाषा किसने दी, इतिहास को परिभाषित किसने किया, ठीक है, याद रखेंगे।
तो इतिहास की परिभाषा सबसे पहले इतिहास की परिभाषा, सबसे पहले इतिहास की परिभाषा जो दी वो एक ब्रिटेन के इतिहासकार थे। ब्रिटेन के इतिहासकार थे जिनका नाम है एडवर्ड हेल्ट कॉर। एडवर्ड हेल्ट कॉर ने सबसे पहले इतिहास की परिभाषा दी, और इन्होंने जो परिभाषा दी वो एक बुक में दी थी। इनकी बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। पीसीएस में पूछा गया था। एडवर्ड हेल्ट कॉर की पुस्तक का क्या नाम है? तो व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले इसी पुस्तक में इतिहास की परिभाषा को परिभाषित किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड हेल्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। एडवर्ड हेल्ट कॉर ने इतिहास के बारे में क्या किस तरह से वर्णन किया, तो मैं वो वाक्य लिख देता हूं या मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इन्होंने लिखा था हिस्ट्री इज अनएंडिंग, हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग between past and present। ठीक, यानी एडवर्ड हेल्ट ने इतिहास की परिभाषा को परिभाषित किया अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में। और किस तरह से परिभाषित किया? इन्होंने कहा हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी ये मोटे तौर पर मैं आपको अगर समझा पाऊं हिंदी में, तो इनका कहने का मतलब ये था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच जो संवाद है वही इतिहास है। कैसे? मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, कैसे? देखिए, ये है अतीत और ये है हमारा वर्तमान। अब अतीत का मतलब होता बीता हुआ, वर्तमान का मतलब अब, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी, बीता हुआ और अभी। अब मान लो जैसे कि मैं अब आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूं और एक मैंने आपके लिए परसों वीडियो बनाया है, तो इसके बीच का जो समय है, जो घटनाएं घटी हैं, वो सब क्या है? इतिहास है। बस इसी चीज को इन्होंने परिभाषित किया। ये जो बीच का समय है, यही क्या है? इतिहास है। तो सबसे पहले पॉइंट यहां बनेगा। जेआरएफ में ये ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का रख देता, बहुत बहुत डीपली पूछ लेता है, तो जेआरएफ में ये डीपली पूछ लेगा। आप या ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा को किसने परिभाषित किया? तो एडवर्ड हेल्ट कॉर ने। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का किसने प्रयोग किया? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने किस नाम से हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया? तो ग्रीक शब्द था हिस्टोरिया। तो ध्यान रखेंगे, ये ही शब्द आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, यानी हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस। ठीक है, और किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा, इतिहास का जनक कहा? सिसरो ने। सिसरो कहाँ के इतिहासकार थे? रोमन। कहाँ के इतिहासकार थे? रोमन इतिहासकार थे सिसरो। ठीक है, याद रखेंगे। अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने आपको इतिहास की वो कड़ियां समझाने का प्रयास किया है जो ज्यादातर एग्जामों में आ जाते हैं। आप पीसीएस की तैयारी करें, जेआरएफ की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, अब एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, बोले सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, बोले ऐसा कर लें वैसा कर लें। बच्चे बहुत ज्यादा इस टाइम स्ट्रेस में है, बोले सर क्या करें, क्या पढ़ें, ये क्वेश्चन पूछ रहा, वो क्वेश्चन पूछ रहा, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप अपने अंदर ना एक इरादा करें। मैं तभी तो कहता हूं हमेशा, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इरादे मजबूत करो बेटा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस इरादा मजबूत कर लो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बेटा सब इरादा और हौसलों की बात है। हाँ, अगर आपके हौसले मजबूत होते हैं ना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग अंदाजा आपकी ताकत का लगा सकते हैं, आपके हौसलों का नहीं। तो अपने हौसलों को ज्यादा मजबूत करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक दूसरी कड़ी, जो दूसरी बात है। मैं 2-3 बातों पर चर्चा कर दूंगा हिस्ट्री की, बाकी आगे हम बहुत तेजी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ जो आपके लिए जरूरी है, मानव विकास क्रम। मानव का विकास क्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। जो जेआरएफ या पीसीएस के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत जरूरी है, डीपली पूछ लेता है। बाकी वनडे एग्जाम के लिए कोई भी हो, अपने नॉर्मली जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे। मानव के विकास क्रम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बताया जाता है कि हम पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज हैं बंदर, इस टाइप से बताया जाता है। और जो वैज्ञानिक तरीका है वो बिल्कुल ठीक है, इतिहास में जो दर्ज है मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो थे होमोनिड्स। होमोनिड्स होमोनिड्स कौन थे? बहुत करोड़ों साल पहले होमोनिड्स थे। कहाँ रहते थे? अगर कहाँ रहते थे, स्थान की बात करें बेटा, इनके होमोनिड्स जो रहते थे, आप टेंशन ना लीजिएगा, मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया हुआ है। वो पीडीएफ में आपको एक बिल्कुल चित्र बनाकर दिखा दिया है, मैंने उस पर चित्र भी लगवा दिया है। ठीक है, आप टेंशन ना ले, आपको पता लग जाएगा होमोनिड्स कैसे, होमो इरेक्टस कैसे, ऑक्टोपैथोलिस कैसे है, ये सब आपके लिए मैंने लगवा दिया, आप टेंशन इसमें ना लें। ठीक है, बाकी मैंने चित्र भी लगवा दूंगा अभी। ठीक है, आप टेंशन ना लें, ये चित्र भी लगा हुआ है होमोनिड्स। ठीक है, होमोनिड्स का स्थान कहाँ था? अफ्रीका। और एक पॉइंट याद रखेंगे, अफ्रीका को ही मानव जनजाति का पालना कहा जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अफ्रीका को ही मानव जनजाति का पालना कहा जाता है, और सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप अलग से अपने लिए याद रखेंगे या फिर नोट कर लेंगे। ठीक है, होमोनिड्स जो थे इनका मूल स्थान जो अफ्रीका था, और अफ्रीका में ये पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे और चारों हाथ पैरों से चलते थे। पेड़ों पर रहते थे और चारों हाथ पैरों से चलते थे। कौन? होमोनिड्स। उसके बाद परिवर्तन हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिक में। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक वे वानर हुए, वानर कहेंगे, वे वानर हुए, ऑस्ट्रेलोपिथिक वे वानर हुए जो पेड़ों से नीचे उतरकर चले। यानी ऑस्ट्रेलोपैथिक वो व्यक्ति हुए, ऑस्ट्रेलोपैथिक वे वानर हुए, वे वानर हुए जो पेड़ों से उतर कर चले। यानी वह वानर जो केवल चारों हाथ पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, जो पेड़ों पर रह रहे हैं, उनको होमोनिड्स कहा गया। ठीक है, और जो पेड़ों से उतरकर नीचे चल रहे हैं वे वानर क्या कहलाए? ऑस्ट्रेलोपिथिक। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं बेटा होमो हैबिलिस। ये अच्छा, आपको होमो तो परेशान नहीं कर रहा, होमो क्यों लगाते हैं अभी बताएंगे इसके बारे में। होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस वे वानर हुए
वे वानर हुए जो सीधे खड़े हुए और पत्थरों का प्रयोग करने लगे। जो सीधे चले पत्थरों का उपयोग किया। ठीक है, याद रखेंगे। होमो हैबिलिस वह वानर हुए जो, क्योंकि वानर ही है यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कोई मतलब वैसा हो, यहाँ पर वानर ही है। अभी हम पूर्ण रूप से मनुष्य की आकृति में नहीं आए हैं। तो होमो हैबिलिस वह वानर हुए जो सीधे चले और पत्थरों का उपयोग करने लगे। यानी ये वानर हम वहां पढ़ेंगे जब मैं आपको अभी पाषाण काल के बारे में बताऊंगा। तो पाषाण काल, तो मैं आपको पूरा पाषाण काल के से स्टार्ट करूंगा। तो पूरा पाषाण काल से जो पहला काल होगा, जिसको हम पूर्व पाषाण काल कहेंगे, उसमें आप इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीसीएस या आईएएस की जो तैयारी करते हैं उनको ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक आधो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में प्री में रख देता है। ठीक है, होमो हैबिलिस। उसके बाद नंबर 4 के हुए होमो इरेक्टस। ये सबसे महत्वपूर्ण हुए। होमो इरेक्टस वह हुए जो सीधे चले, क्योंकि सीधे चल पड़े हैं, पत्थरों का उपयोग भी करने लगे हैं। इन्होंने आग का आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कार। अगर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जीआरएफ में कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया गया है, 3 से 4 बार। आग का आविष्कार किस मानव विकास क्रम में हुआ है? तो मानव विकास क्रम कौन सा वाला है? चौथे वाले में। और किसने? होमो इरेक्टस ने। नाम पूछ लेगा या ऑप्शन रख देगा, अग्नि के आविष्कारक हैं या आग के आविष्कार करता है, तो कौन है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वे हुए जिन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, और पत्थरों का उपयोग तो पूर्ण रूप से करने ही लगे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे लिए होमो सैपियंस। ठीक है, नंबर 5 पे। लेकिन होमो सैपियंस की 2 शाखाएं हो गई। होमो सैपियंस की आपको 2 शाखाएं मिलेगी। एक तो आधुनिक जो हम हैं, यानी हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। तो एक तो हम जो आधुनिक में हैं, एक तो वो, और एक जो पहले रह चुके हैं। ठीक है, तो उनको कहा गया निएंडरथल। निएंडरथल दरअसल एक स्थान का नाम है, और ये स्थान पड़ता है जर्मनी में। निएंडरथल एक स्थान का नाम है और ये जर्मनी पड़ता है। यहाँ के जो व्यक्ति रहे उनको होमो सैपियंस निएंडरथल के कहा गया, और ये बहुत बुद्धिमान थे। ये जो मानव, यहाँ से मनुष्य आ गया, बुद्धिमान मानव। ठीक है, याद रखेंगे। अगर माना जाता है होमो सैपियंस में निएंडरथल जो बुद्धिमान हो चुके हैं, जो हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल से लेकर अब तक जो पढ़ते हैं हम, वो निएंडरथल को पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल से हम नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता तक जो पढ़ेंगे हम निएंडरथल को पढ़ेंगे, जो जर्मनी में रह चुके हैं, जो अब जिनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एक आधुनिक होते हैं, आधुनिक में जो हम चल रहे हैं, और ये हम पढ़ते हैं सिंध से लेके अब तक। हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत में हम, ठीक है, सिंध से लेके अब तक याद रखेंगे। तो ये थे मानव का विकास क्रम। तो इसमें याद रखने की वाली हमें ये बात है कि क्वेश्चन इसमें बनेगा कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमने इतना लिख दिया, होमोनिड्स लिख दिया, ऑस्ट्रेलोपैथिक लिख दिया, और होमो हैबिलिस लिख दिया, होमो इरेक्टस लिख दिया, होमो सैपियंस, और उसकी भी 2 शाखाएं हमने लिख दी हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कैसे? सबसे पहले पूछ लेगा चारों हाथ पैरों का प्रयोग करने वाले मानव किस क्षेत्र में पाए गए, या कुछ नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा मानव जनजाति का पालना किस देश को कहा गया, या किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और ये तो वनडे एग्जाम के लिए भी आपसे कई बार इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव जनजाति का पालना किसको कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिक में पूछ लेता है जो मानव
या जो वानर पेड़ से उतरकर दोनों हाथ पैरों से चलने शुरू हुए, उनको क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। पूछ लेगा, वे वानर जिन्होंने पत्थरों का सर्वप्रथम प्रयोग किया, पत्थरों का सर्वप्रथम प्रयोग, होमो हैबिलिस, ठीक है, तो जो कि पूर्व पाषाण काल में विकसित हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरा था होमो इरेक्टस, अग्नि के बारे में पूछ लेगा, अग्नि के आविष्कारक कौन थे? और अगर यहाँ पे पूछेगा अग्नि का आविष्कार किस पत्थर से हुआ है, तो वो हुआ बेटा चकनस पत्थर से, चकनस, चकनस पत्थर से, ठीक है, याद रखेंगे। चकनस पत्थर एक होता है व्हाइट कलर का, आप विकिपीडिया पे डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो अग्नि का आविष्कारक कौन थे? होमो इरेक्टस। अब पूछ लेगा होमो सेपियंस की कौन सी शाखा, पूछ लेता है ये भी, होमो सेपियंस की कौन सी शाखा विलुप्त हो गई है, खत्म हो गई है? तो याद रखेंगे निएंडरथल, निएंडरथल शाखा होमो सेपियंस की खत्म हो गई है। आधुनिक में कौन सा है? होमो सेपियंस है। और आगे भी हमें कोई एक शाखा मनुष्य की हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी और आगे परिवर्तन हो रहा है, तो हो सकता है कि आगे हमें एक दो शाखाएं देखने मिल जाएं। हालांकि हमारा अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे परिवर्तन होता चला रहा, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मूल मुद्दे पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। चलिए बेटा पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है जिंदगी में, अगर सफल हैं तभी आपकी वैल्यू है, नहीं तो वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। जो हो गया उसे छोड़ो, जो जीवन में चल रहा है उसको भी छोड़ो। मेरा मानना ये रहता है कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिएगा, और मैं हमेशा इस बात को मानता भी हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो लाडलो, सच में एक इरादा कर लें आप, और इरादा करके बिल्कुल मजबूती से लगे रहिएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से हम वहीं आते हैं, फिर से हम हिस्ट्री पे पहुंचते हैं। हिस्ट्री थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, हिस्ट्री। फिर से हम इतिहास पर आ गए हैं, हिस्ट्री पे आ गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, ये आप सभी को पता भी होगा। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए अब पॉइंट बिल्कुल शुरू हुआ है, ठीक है। वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बेटा? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? ये होता है ऐतिहासिक। ठीक है, देखिए मैं इसका एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी कॉपी में सब ऐड कर लेना। जो मैं आपको नोट्स दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टोटल पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके नोट जरूर कर लेना और याद करना। देखिए याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, वो आप लिख लिख कर याद कर लिया करें। एक बार लिख लेंगे तो इजिली याद हो जाता है, और मैं इसी चीज को मानता भी हूँ, क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा है इसमें, 1 टाइम राइटिंग बेटर देन 10 टाइम रीडिंग। तो आप लिख लिख के ज्यादातर याद किया करें, ठीक है। लिख लिख कर आसानी से याद हो जाएगा, उसमें कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। सॉरी, प्रागैतिहासिक, अच्छा का छूट गया इसमें, काल, चलिए कोई बात नहीं। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है, या इसको कहें तो हम पाषाण काल कह सकते हैं, ठीक है, पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में जो हम देखते हैं बेटा, आदि ऐतिहासिक काल में आती है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता। और याद रखेंगे इसको वैदिक सभ्यता भी ले लेते हैं। वैदिक सभ्यता का पहला पार्ट जो जिसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, पीसीएस वाले और आईएएस के लिए ये हमें भी बहुत दिक्कत पड़ी थी इसको, क्योंकि वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक सभ्यता की संपूर्ण जानकारी नहीं है, जिसकी अधूरी जानकारी उसको तो पूरा नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे वैदिक सभ्यता को भी आदि ऐतिहासिक काल में कुछ इतिहासकार रखते हैं और कुछ इससे अलग कर देते हैं और कुछ इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में फिट कर देते हैं। तो याद रखेंगे। और मेरा भी मानना ये रहता है कि भाई जैसे कि ऋग्वेदिक काल की पांडुलिपियां हैं, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो पांडुलिपियां वो उनको कहा जाता है जो हाथ से लिखी हुई होती है, और हाथ से ऐसी भाषा में लिखी हुई कि किसी से पढ़ा नहीं जाएगा, और अभी तक बहुत बार पढ़ने का प्रयास किया गया। आपको याद होगा कि सबसे पहले ऐसी लिपि को पढ़ने, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिस्म्स ने सफलता पाई थी, और वो कहां से स्टार्ट होता है? अशोक के अभिलेखों से। और अशोक कहाँ है और हम बात कहाँ की कर रहे हैं? वैदिक सभ्यता की। हम 1500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ की बात चल रही है? अशोक के। तो अशोक बहुत बात के लिए है, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि अशोक से ही ऐतिहासिक भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ इतिहासकार जो मानते हैं, जो मैंने डिवाइड किया है उस तरह से माना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, कुछ वैदिक को रख देते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। तो हम जब हमारे जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम ऐतिहासिक को यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ से हम वैदिक से मानेंगे, और वैदिक से अब तक, वैदिक से अब तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक है। क्योंकि ये क्यों कहा जा रहा है, क्यों रख दिया मैंने ऐसे, ये आपके लिए समझना जरूरी है, और मैं अब आपको समझाने वाला हूं। आप टेंशन ना लें, इसमें कोई ज्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है, या उस काल को कहा जाता है जहां पर लिखित जानकारी नहीं हो, लिखित नहीं हो, पुरातात्विक हो, पुरातात्विक, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत हो लेकिन लिखित ना हो, तो उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जहां पर कोई लिखित जानकारी ही ना हो, केवल उसके स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से पता लगे कि वो कितनी पुरानी है। तो जैसे हम पता लगाते हैं, जीवाश्मों से ही पता लगाते हैं कि यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं, या इस पाषाण काल में ये होता था, वो होता था, ठीक है। यहाँ पर लिखित जानकारी भी है, लिखित भी है, पुरातात्विक भी है, पुरातात्विक भी है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। पढ़ी नहीं गई। जब यहां पर है ही नहीं तो पढ़ी क्या जाएगी? यहां पर है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। यहां लिखित भी है, पुरातत्व भी है, लिखित भी है, पुरातात्विक भी है, और पढ़ी भी गई है, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब इनकी मैं डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास करूं। यानी प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें कोई लिखित जानकारी ना हो, यानी उसका इतिहास केवल उसके पुरातात्विक स्रोतों से पता लगाएं, उसके पत्थरों से, जीवाश्मों से, और बहुत सारे हम अन्वेषण कह सकते हैं जिससे उस इतिहास का पता लगा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल क्या है। आदि ऐतिहासिक काल यानी आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहेंगे जिसमें लिखित जानकारी तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है, उसको पढ़ा ही नहीं गया है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, उसकी लिखित जानकारी है, उसकी लिपियां भी है, सब कुछ है, लेकिन हमसे पढ़ा नहीं गया। यानी ऐसा इतिहास जिसको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, है तो लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है ऐसा इतिहास जिसमें लिखित जानकारी भी हो, पुरातात्विक स्रोत भी हो, और उसको पढ़ा भी गया हो, वो ऐतिहासिक है जो हम बात कर रहे हैं, इतिहास, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अब हम पहले ही पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम क्रम बाई चलते रहेंगे। पहला ये, और दूसरा हम आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, फिर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आ जाएंगे, जो काफी लंबी सीरीज रहेगी। लेकिन याद रखेंगे, ऐतिहासिक को भी हम कई कालखंडों में बांट देते हैं। इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3। एक हम प्राचीन बोल देते हैं, प्राचीन इतिहास, और दूसरा मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हम बोल देते हैं आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है।
प्राचीन इतिहास स्टार्ट होता है जब से, यानी पाषाण काल से लेके 712 तक, ठीक है, यानी हर्षवर्धन के समय तक। उसके बाद मध्य स्टार्ट होता है 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेके 1757 तक, ठीक है, यानी अंग्रेजों के अधिकार करने तक। और ये 1757 से स्टार्ट होता है अब तक के लिए, ठीक है, अब तक। इस टाइप से हम इतिहास को पढ़ेंगे। फिर हम गांधी युग पढ़ेंगे, नेहरू युग पढ़ेंगे, सब हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हर किसी में से एक क्वेश्चन आ जाता है। अब जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको उसी टाइप से समझाने का प्रयास भी करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पाषाण काल समझा देता हूँ, पूरा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ये छोटा सा पॉइंट है, बाकी अगले दिन हम चर्चा करेंगे आदि ऐतिहासिक काल पर, ठीक है। चलिए, तो आप सभी समझ गए होंगे कि इतिहास को यानी हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, 3, और कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहा जाता है, स्टोन एज, स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है, यानी पाषाण काल। इसको भी कितने कालों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम देखते हैं, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, अभी हम चर्चा करेंगे सब पे। तीसरा आता है बेटा नव पाषाण काल। सभी ने पढ़ा होगा, रिपीट हो जाएगा आपका, रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज बहुत ज्यादा किया करो, ज्यादातर फोकस रिवाइज पे किया करो, रिवीजन जरूरी है। और चौथा आता है बेटा ताम्र पाषाण काल। नहीं पढ़ा होगा शायद, ये पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है आपने, ठीक है, ताम्र पाषाण काल। चलिए पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष साल पहले, 25 लाख वर्ष पूर्व से पहले, और ये माना जाता है 12,000 से, तो मैं मान लेता हूं 25 लाख वर्ष पूर्व। चलिए लिख देता हूं 25 लाख, ठीक है, बीसी से 12,000 बीसी तक, ठीक है। ये कौन सा कालखंड रहा है, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल की मैंने आपको एक बात बताई थी, पूरा पाषाण काल में कौन से आपको मिले थे, होमो हैबिलिस, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, होमो क्यों लगाया जाता है, ठीक है। होमो क्यों लगाया जाता है, मैंने अभी मानव विकास क्रम में आपको बताया, होमो नेट्स बताया, होमो इरेक्टस बताया, होमो हैबिलिस बताया, होमो सेपियंस बताया, तो होमो का ज्यादा मिला आपको प्रयोग। तो देखिए होमो स्त्री और पुरुष को जब एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्त्री और पुरुष को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए होमो शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये मत पूछना है किस भाषा का है, तो अंग्रेजी भाषा का तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ये है लालनी भाषा का शब्द है ये, ठीक है, होमो। ये ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे कहीं अलग, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। 9 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में आपको ये होमो शब्द के बारे में विवरण से मिल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो होमो स्त्री और पुरुष को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसलिए लगाया जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना बोला जाएगा कि वो बानर स्त्री थे कि पुरुष थे, कौन थे, ऐसा नहीं। होमो जो है लालनी भाषा का एक शब्द है जो दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। चलिए हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो पूरा पाषाण काल का कार्यकाल 25 लाख। कार्यकाल के बारे में ज्यादा नहीं आता है विस्तार से, और ना ही इसके बारे में ज्यादा पूछता है, कार्यकाल तो कभी नहीं पूछा, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि डेट ऐसी रहती है इसकी। पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष से 12,000 बीसी तक रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ही आदि मानव मिलता है, आदि मानव, ठीक है। आदि मानव कहाँ देखा गया, पूरा पाषाण काल में, जो कि हम बात कर रहे हैं। हमने बात किया ना होमो हैबिलिस, सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किसने किया जी, होमो हैबिलिस, सबसे पहले पत्थर का प्रयोग होमो हैबिलिस, तो ये यही मिलता है आदि मानव।
जिसको आदि मानव कौन होता है? जिसको कोई खान पीन का कोई तमीज ही नहीं होता, आदि मानव। अब खान पीन का तमीज नहीं है, यानी आखेटक जीवन। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। जीवन कैसा है इनका? शिकारी। आदि मानव है तो शिकारी जीवन होगा। लेकिन क्या करते हैं? आखेट तो करते ही करते हैं, खाद्य संग्रह करते हैं। खाद्य संग्रह, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। खाद्य संग्रह, अपना खाना भोजन वगैरह इकट्ठा करते हैं, खाद्य संग्रह करते हैं। आदि मानव है, आखेट करते हैं और खाद्य संग्रह करते हैं। पूरा पाषाण काल में ही हमें इरेक्टस मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया पूर्व पाषाण काल में कौन मिले हमें? होमो हैबिलिस। और हमें कौन दूसरे मिले? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने ही क्या किया? आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। और अगर पूछा जाए कि मानव ने पत्थरों का प्रयोग किस मानव ने किया, तो होमो हैबिलिस लगाना, ना कि होमो इरेक्टस। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आग का आविष्कार भी इन्हीं व्यक्तियों ने किया। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार किसने किया है? होमो इरेक्टस ने किया है। और जो किस कालखंड में रहे हैं? पूरा पाषाण काल में, ठीक है, याद रखेंगे। तो आग का आविष्कार हुआ है और ये मानव की सबसे पहली खोज है, याद रखेंगे। मानव द्वारा सबसे पहली खोज क्या है? तो आग का आविष्कार। ये आप ध्यान रखें पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, अब बात करते हैं हम इनके पत्थरों का तो प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कैसे पत्थर में इनके औजार हैं, लेकिन कैसे? बड़े बड़े औजार हैं। ये बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे, या हथियार कह सकते हैं आप, हथियार। इनके हथियार कैसे थे? बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। कुछ समय बदला, मध्य पाषाण काल जो आया 12,000 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व में, ठीक है। 5,000 साल पहले, 12,000 से 5,000 साल पहले के जो मानव रहा वो मध्य पाषाण काल का रहा। लेकिन इस मानव ने क्या किया? इसने सबसे पहले तो जो बड़े बड़े हथियार थे उसको क्या कर लिया? छोटे हथियार। तो इस कालखंड में छोटे हथियार हो गए, याद रखेंगे। हथियार कैसे हो गए? छोटे। अब छोटे हथियार होने के उपलक्ष्य में ही इनको, इस काल को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ भी कहा गया है। माइक्रोलिथ, ये कई बार पूछ लिया है। माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ किस कालखंड को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को किस नहीं कहा जाता? क्योंकि छोटे हथियार। अब उन्होंने बड़े पत्थरों का प्रयोग ना करके उन्हीं पत्थरों को थोड़ा तराशना शुरू कर दिया है और उनको क्या क्या कर लिया? छोटा कर लिया, ठीक है। छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो इन्होंने की थी वो की थी अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत। अंत्योष्टि, ठीक है, याद रखेंगे। अंत्योष्टि, अब आता है अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत किस कालखंड से हुई है? मध्य पाषाण काल से। अंत्योष्टि कार्यक्रम समझ रहे हैं ना? अंत्योष्टि कार्यक्रम उसको कहा जाता है, यानी कोई व्यक्ति जो मर जाता है तो जैसे कि हिंदू लोगों में जलाया जाता है, मुस्लिम लोगों में दफनाया जाता है, और अन्य अन्य अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो अंतिम संस्कार को ही अंत्योष्टि कार्यक्रम कहा जाता है। और ये अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो मध्य पाषाण काल से हुई, लाड लो। ये पॉइंट याद रखेंगे। अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले कौन है? ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोग, यानी उनको क्या कहा गया है? होमो इरेक्टस। और ये भी होमो इरेक्टस ही, ये भी याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल में जो स्टार्ट करने वाले हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम की, यानी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, वो भी होमो इरेक्टस ने शुरू की है और आग का आविष्कार भी होमो इरेक्टस ने किया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत मध्य पाषाण काल में, लेकिन मानव अभी भी होमो इरेक्टस ही है, ठीक है। होमो सेपियंस आपको मिलेगा नपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल, जो निएंडरथल मिलेंगे आपको ताम्रपाषाण काल तक, उसके बाद आपको होमो सेपियंस नई अवस्था में मिलेंगे जो आपके सिंधु घाटी वगैरह में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत माइंडेड होते हैं। बताइए, इतने साल पहले एक सभ्यता बसा देते हैं जहां पर कुएं वगैरह, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी मिलता है, ठीक है। तो कितने माइंडेड होते हैं, बुद्धिमान मानव आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, इनकी मध्य पाषाण काल के लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इन्होंने अपने हथियारों को छोटा कर लिया है और अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल का जो कार्यकाल माना जाता है 5,000 वर्ष पूर्व से लेके 3,000
साल पहले की बात हम कर रहे हैं। उस समय नवपाषाण काल का कार्यकाल रहा है। और नवपाषाण कार्यकाल में क्या उपलब्धियां हुई, तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि की शुरुआत, ठीक है। स्थायी आवास, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, इसको प्यार से समझना। स्थायी आवास, और दूसरा हमें देखने को मिलेगा पालतू पशु, पालतू पशु, और तीसरा हमें देखने को मिला मनका, मनका बनाने की विधि इन्होंने खोज ली थी, ठीक है। तो मनके की खोज इन्होंने कर ली थी। पहिए का भी आविष्कार कर लिया था इन्होंने, पहिया, ठीक है। पहिया भी इन्होंने बना लिया था। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है, तो याद रखेंगे नवपाषाण काल में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कृषि की। तो कृषि की शुरुआत कहां से हुई है, ये पॉइंट अगर आता है। स्थान की अगर बात करेंगे, स्थान की, ठीक है, तो स्थान की बात करेंगे कृषि में, तो वो आता मेहरगढ़ बेटा, याद रखेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही कृषि की शुरुआत हुई है। मेहरगढ़ अगर आप देखेंगे तो मेहरगढ़ कहां पड़ेगा आपके लिए, मेहरगढ़ पड़ेगा बेटा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां पड़ेगा ये, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां। जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मेहरगढ़ मिल जाएगा। मेहरगढ़ में सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियों की जो बीच की घाटी है उसको कहा जाता है मेहरगढ़, ठीक है। अब यहाँ पर मेहरगढ़ में ही सबसे पहले स्थायी आवास की जानकारी मिलती है, और कृषि के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जहां आप खेती करेंगे वहां पर स्थायी तो आपको रहना पड़ेगा। अब खेती ऐसा तो नहीं है कि आप लगाकर चले जाइए वहां से फिर कभी मत आइए, आपको वो खेती तैयार मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि खेती करने के लिए आपको तो समय देना पड़ता है, उसको टाइम से रोपना भी पड़ता है, उसको कटाई बुवाई सब आपको करना पड़ता है ना, तो स्थायी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति ने कृषि स्टार्ट की तो कृषि के साथ साथ उसने अपने आप को स्थायी भी रखा। तो इस कृषि की शुरुआत कहां से हुई है, मेहरगढ़ से। स्थायी आवास की शुरुआत भी कहां से हुई है, मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ में कृषि हुई किस चीज की, गेहूं की। कहीं कहीं कोई आपको टीचर बताते हैं, बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ आता है कि जो बेटा जो आपको नहीं मिलेगा, जो आपको मिलेगा यव के रूप में मिलेगा, और वो मिलेगा वैदिक सभ्यता से, ठीक है। जो आपको वैदिक सभ्यता में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो की नहीं, गेहूं की। कुछ कुछ किताबों में होता है तो आप जो मान सकते हैं, लेकिन जो नहीं आएगा अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो गेहूं की खेती हुई है, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले मानव द्वारा उगाया गया अन्न जो है वो गेहूं है, ठीक है। अब बात करते हैं पालतू पशु की। तो पालतू पशु बेटा कुत्ता था, ठीक है। कुत्ता ही पालतू क्यों बनाया गया, बाद में भेड़ बकरी वगैरह गाय वगैरह भी पालतू बनाई गई, और गायों को तो प्रिय इतना माना गया कि वैदिक सभ्यता में वो अधर्णीय पशु हो गया, ठीक है। अधर्णीय इसलिए कहा गया क्योंकि ना मानने वाला पशु, ठीक है। तो कुत्ते को पालतू बनाया गया। कुत्ते को पालतू बनाने के पीछे का राज, क्योंकि कुत्ता कम भोजन में जीवित रह लेता है, और जितना भोजन दो उसके हिसाब से चापलूसी बहुत ज्यादा कर लेता। आपको देखो, आप देखते हैं ना, कुत्ता बड़ी आराम से चापलूसी कर लेता, तो कुत्ते को इसलिए पालतू बनाया गया। तो याद रखेंगे पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता है, उसके बाद भेड़ बकरी, उसी प्रकार से गाय वगैरह, जो आगे हम देखते हैं बहुत सारे जानवर अब इस टाइम पालतू हैं, ठीक है। उसके बाद मनका। मनका ये यहाँ पे बेटा मनका जो है घड़े को बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो अब आप समझ लेना, घड़े को ही बोलते हैं हम मनका, घड़ा, ठीक है। घड़े को हम मनका बोलते हैं। तो घड़े का, अब घड़ा क्यों बनाया गया, देखिए कृषि कर रहे हैं, स्थायी रह रहे हैं, पालतू पशु भी बना लिए, अब इसको अन्न को कहाँ रखेंगे, मनके में, ठीक है। और जहां आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है, लोथल, हाँ याद रखेंगे लोथल मिलता है ना आपको। तो इसी प्रकार से तो कृषि की गई कहाँ, मेहरगढ़ में। किस चीज की गई, गेहूं की। स्थायी आवास कहाँ मिला, मेहरगढ़ से, ठीक है। और उसके बाद पालतू पशु किसको बनाया गया, कुत्ते को। मनका, घड़े का आविष्कार किया गया किन के द्वारा, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा। और पहिए का भी आविष्कार किया गया। अब पहिए का आविष्कार क्यों किया गया, अब कृषि कर रहे हैं, अब उसको जब अपने घर पर लेके जाएंगे तो किस कैसे ले जाए, इतना बोझा कैसे ढोएं, तो पहिए का आविष्कार भी किया गया। तो पूछा जाता पहिए का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है, तो नवपाषाण काल बेटा, ठीक है। पालतू पशु किस कालखंड में बनाया गया है, तो नवपाषाण काल में। कृषि की खेती की शुरुआत कब से हुई है, कृषि की शुरुआत कब से हुई है, तो आपकी कब से हुई है, नवपाषाण काल से, ठीक है। अब समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल को पूर्व पाषाण काल भी, या सॉरी उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, उत्तर पाषाण काल, ठीक। इसको उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें तावे की खोज हुई है,
तांबे की खोज। अब तांबे की जब खोज हुई तो इससे दूसरी सभ्यता बन जाती है। देखिए इसका अगर कार्यकाल की बात करें तो बेटा इसका 3000 से ज्यादा नहीं, 500 वर्षों का कार्यकाल रहा है ताम्रपाषाण काल का, 3000 से 2500 वर्ष पहले। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे 2500 से 1750 के बीच भी। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे 1500, वो हम बताएंगे, उसके बारे में टोटल जानकारी आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप 3000 से 2500 साल ये 500 सालों तक तांबे की खोज हुई और उसके उपकरणों का उपयोग हुआ। अब तांबा आ गया है, अब तांबे में मिला टिन, तांबा और तांबे के साथ मिलाया गया टिन। जब तांबे में टिन मिला तो बना बेटा कांसा, और कांसे के बल पर ही एक सभ्यता का जन्म होता है और वो सभ्यता कहलाती है सिंधु सभ्यता। ठीक है, याद रखेंगे, ये हम सभ्यता पढ़ेंगे अगले दिन। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि बोले सर हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या हमें ऐसे समझ आएगा, आप एनी टाइम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिर से बस जाए। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 4, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव कैसा? आदिमानव है, आखेट करता है यानी शिकार करता, खाद्य संग्रह यानी खाना इकट्ठा करता है, और इसमें एक चीज की खोज करती है जो सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जाती है, आग की खोज। और इसमें जो हथियार हैं वो कैसे हैं? बड़े बड़े हथियार हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल में जो बड़ी समस्या थी पुरापाषाण काल में, वो मध्यपाषाण काल में सोल्व कर दी, यानी बड़े बड़े जो हथियार थे वो कैसे कर दिए? अब छोटे हो गए हैं। और एक कार्यक्रम की शुरुआत करती है, वो भी अंतिम संस्कार यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम की। ठीक है, आगे हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में एकदम बदलाव हुआ है, और वो क्या हुआ है? वो बदलाव हुआ है कृषि से। आगे हमें यही बदलाव देखने को मिलेगा लगातार। कृषि अभी भी हमारे लिए विशेष मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी भागीदारी होती है। ठीक है, तो कृषि करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, कहां से? मेहरगढ़ से, वहीं स्थायी हो गए। मेहरगढ़ इस टाइम वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। व्यक्ति ने पालतू पशु बनाया, किसको? कुत्ता को। उसके बाद ऐसी भेड़, बकरी और गाय वगैरह आगे बनते चले गए। उसके बाद मनका बनाया, मनका यानी घड़ा बनाया। ठीक है, उसके बाद पहिए का आविष्कार किया। तो मानव द्वारा देखिए कितनी, यानी यहाँ से मनुष्य का दिमाग कितनी तेजी से विकसित होने लगा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। तो ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो इसमें केवल तांबे की खोज हुई है। मानव वही है, सब काम वही कर रहे हैं, तांबे की खोज कर रहे हैं, लेकिन तांबे के साथ इन्होंने टिन मिला दिया और टिन मिला के बना दिया कांसा, और कांसे के बल पर एक सभ्यता मिल जाती है हमें आगे। वो कौन सी सभ्यता होती है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर यहाँ पे लोहा तो नहीं है, लेकिन टिन कहां से मिला? टिन लोहा नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे टिन लोहा नहीं होता है। टिन एक स्वतंत्र धातु है, और जो तांबे के साथ मिल जाती है तो एक नया रूप ले लेती है कांसे का। ठीक है, याद रखेंगे। तो तांबा प्लस टिन जो मिलकर बने हैं कांसा, और कांसे के बल पर हम अगली सभ्यता पढ़ेंगे। आई होप अब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि हर उस चीज की कदर किया करो जो आपके लिए हमेशा हेल्प करते हैं, और आप माँ बापों की स्पेशल कदर किया करो। मैं हमेशा ये बात बच्चों से भी वैसे भी मैं बोलता रहता हूँ, कदर किया करो उसकी जो तुम्हारे बुरे रवैये से, माँ बाप को देखते हैं ना आप, कुछ बच्चे होते हैं घर पे बुरा बर्ताव करते हैं, तो कदर किया करो उनकी जो तुम्हारे बुरे रवैये पर भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद, आज के लिए इतना ही काफी।